एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में मिलती है। लेकिन पड़ोसियों को यह नहीं पता था कि घर का ताला बंद है। माता पिता ने भी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि वे उसी के साथ उसी शहर में रहते थे। पति भी उसी शहर में था और वह बाकायदा एक नौकरी कर रही थी। उसकी काम की जगह पर भी कितने लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ है। सच सामने तब आया जब दुर्गंध फैलने लगी। इस घटना के बाद लोगों को 18 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुई एक अन्य दिल दहलाने वाली घटना की याद आई, जिसमें एक लड़की के 35 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। उस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर था और उसके टुकड़े करने वाला लड़का आफताब अमीन था, जो पुणे का रहने वाला था। उसने श्रद्धा के टुकड़े जंगल में फेंक दिए थे। मामला अभी कोर्ट में है और 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। अब जब इस तरह का एक और मामला सामने आया तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। आज हम उसी केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया, वह लड़की कौन थी, कहां से आई थी। आज की इस सच्ची घटना को लेकर आपके सामने आया हूं। यह घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके की है। 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान है। उसी मकान में एक कमरे से लगातार दुर्गंध आ रही थी, जिससे पड़ोसी बहुत परेशान हो गए। परेशानी बढ़ने पर मकान मालिक को फोन किया गया। मकान मालिक ने भी जब आकर देखा तो वाकई में दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने जिस व्यक्ति को कमरा किराए पर दिया था उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। घर जाने के बाद मकान मालिक ने अपने कागजों को खंगालना शुरू किया। जब उन्होंने उस किराएदार का किरायानामा देखा तो उसमें एक वैकल्पिक नंबर भी दिया हुआ था, यानी उसके खुद के नंबर के अलावा कुछ और नंबर दिए गए थे, जिसमें उसकी बहन और मां का नंबर था। मकान मालिक ने पुलिस को नहीं बल्कि खुद दिए गए नंबर पर फोन किया। फोन उठाने वाली महिला मीना राणा थी। उन्होंने पूछा, कौन? मकान मालिक ने कहा, मैं मीना राणा से बात कर रहा हूं। आपकी बेटी कई दिन से लापता है और उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या आप आकर देख सकती हैं कि क्या बात है? असल में उस किराएदार की एक चाबी उसकी बेटी के पास थी और एक चाबी उसकी मां के पास थी। मां और बहन जब यह सुनते हैं तो तुरंत वहां पहुंचते हैं। 21 सितंबर 20,224 की दोपहर लगभग 3 या 3:30 का समय था। जब मां और बहन वहां पहुंचती हैं तो उनके साथ मकान मालिक और अन्य किराएदार भी दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। सब लोग यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, एक तीव्र गैस जैसी दुर्गंध फैलने लगती है। वहां खड़ा रहना 1 सेकंड भी कठिन हो जाता है, लेकिन मां तो मां होती है और बहन भी अंदर जाने की हिम्मत करती है। मां और बहन अंदर जाती हैं और जो दृश्य वे अपनी आंखों से देखती हैं, उसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है। चीखने के बाद वे तुरंत बाहर आ जाती हैं और उसी दौरान पुलिस को फोन किया जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत अप्रिय घटना हुई है, जितनी जल्दी हो सके पुलिस यहाँ आ जाए। अप्रिय घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आती है, चाहे वह डॉग स्क्वाड हो, फॉरेंसिक टीम हो या सर्विलांस टीम। घर के अंदर घुसने में पुलिस को भी काफी कठिनाई होती है, क्योंकि दुर्गंध बेहिसाब हो रही थी। जैसे ही पुलिस घर के अंदर कदम रखती है, उन्हें पता चलता है कि घर के हर हिस्से में, चाहे वह रसोई हो या आंगन, कीड़े रेंग रहे थे और एक तरह की लाइन जैसी निशान फर्श पर दिख रही थी, जो सीधे फ्रीज की तरफ जा रही थी। वह एक 165 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज था, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब दरवाजे को पूरा खोलने की कोशिश की गई तो फ्रिज 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। सबसे ऊपर के हिस्से में मानव के पैर रखे हुए थे। नीचे की तरफ नजर जाती है तो वहां एक सिर रखा हुआ था, जो किसी और का नहीं बल्कि महालक्ष्मी का था। महालक्ष्मी वही महिला थी जिसने यह कमरा किराए पर लिया हुआ था और उसकी उम्र करीब 29 साल की थी। फ्रीज के बीच वाले हिस्से में शरीर के बाकी हिस्से पड़े हुए थे और कुछ हिस्से कमरे के चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए थे। कीड़े पूरे घर में रेंग रहे थे, जैसे उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला हो। यह खबर थोड़े ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों को दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद आने लगी, जिसमें श्रद्धा की हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। इस मामले को भी उसी तरह से देखा जाने लगा। अब सभी के मन में यही सवाल था कि महालक्ष्मी की हत्या किसने की और क्यों की।
क्या मामला है? हर कोई इन सवालों के जवाब जानने के लिए उत्सुक था। सबसे पहले महालक्ष्मी के परिवार के लोग और पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में जुट गए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो महालक्ष्मी का फोन बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। इसे तुरंत सर्विलांस पर लगा दिया गया ताकि यह पता चल सके कि आखिरी बार किससे बात हुई थी और वह किन किन लोगों के संपर्क में थी। पुलिस को आखिरी बार फोन 2 सितंबर 2024 को एक्टिव मिला। इससे पुलिस को शक हुआ कि शायद महालक्ष्मी की हत्या 2 या 3 सितंबर 2024 को की गई होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही था, हत्या किसने और क्यों की? पुलिस ने जवाब तलाशने की कोशिशें तेज कर दी। लाश के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस से कर्मचारियों को बुलाया गया, क्योंकि घर में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े फैले हुए थे। दुर्गंध की वजह से यह काम पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया था। पोस्टमार्टम टीम ने आकर टुकड़े इकट्ठा करना शुरू किया और जब गिनती की गई तो कुल 59 टुकड़े पाए गए। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि महालक्ष्मी की हत्या लाश मिलने के 6 या 7 दिन पहले की गई थी। महालक्ष्मी का मोबाइल 2 सितंबर से काम करना बंद कर देता है और वह 19 दिनों तक गायब रहती है। जब इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि महालक्ष्मी नाम की यह महिला 29 साल की थी और नेपाल की रहने वाली थी। 2019 तक महालक्ष्मी नेपाल में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उसी साल उसकी शादी हेमंत दास नाम के व्यक्ति से कर दी गई, जो बेंगलुरु में मोबाइल की एक दुकान पर काम करता था। हेमंत अपनी पत्नी महालक्ष्मी को भी बेंगलुरु ले आया और उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मार्च से अप्रैल 2023 तक सब कुछ सामान्य था और इस बीच उनकी एक बेटी भी पैदा हुई थी। हेमंत मोबाइल की दुकान पर काम करता था, जबकि महालक्ष्मी को मल्लेश्वरम के एक नामी मॉल में ब्यूटी शॉप पर सेल्स वुमन लीडर की नौकरी मिल गई थी। उनकी जिंदगी सही तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिन हेमंत को पता चला कि महालक्ष्मी का एक नाई की दुकान पर काम करने वाले लड़के अशरफ के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और महालक्ष्मी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रखा और बेटी हेमंत के साथ रहने लगी। महालक्ष्मी अपनी मां के पास चली गई और कुछ दिन मां के साथ रही। फिर उसने उसी इलाके में एक अलग कमरा किराए पर ले लिया। वह बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके के 3 मंजिला मकान में रहने लगी। वहां उसकी जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। महालक्ष्मी सुबह लगभग 9:30 बजे घर से निकलती और रात करीब 10 बजे वापस आती थी। आसपास के लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह अकेली लड़की है और उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। महालक्ष्मी की दिनचर्या व्यस्त थी और मॉल में उसके काम की वजह से उसकी जान पहचान भी थी। हालांकि पड़ोसी बताते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उसे लाता और ले जाता था, लेकिन इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और हेमंत से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे शक है कि अशरफ ने ही उसकी पत्नी की हत्या की होगी। हेमंत का मानना था कि अशरफ ही इस हत्या के पीछे हो सकता है। पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पूछताछ के दौरान कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं महालक्ष्मी के पति का भी इसमें कोई हाथ तो नहीं है। जब पति से भी जांच और पूछताछ की गई तो उसमें भी कोई संदेहास्पद बात सामने नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने महालक्ष्मी से जुड़े सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों से पूछताछ की। कुछ समय बाद पुलिस को एक सबूत मिला, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वे इस केस का खुलासा करने के करीब हैं। एक व्यक्ति जो भुवनेश्वर का रहने वाला है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रह रहा है, पुलिस के रडार पर आ गया। उसे गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें बनाई गईं और बाकी संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ जारी है। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही इस मामले का खुलासा कर देंगे और असली कातिल को पकड़ने में कामयाब होंगे। हत्या की वजह और इसके पीछे का मकसद क्या है, यह भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। महालक्ष्मी के पति का कहना है कि अशरफ ही कातिल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि असली कातिल अभी फरार है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इस पूरी घटना को साझा करने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सतर्क करना है। शहरों में लोगों का एक दूसरे से बेपरवाह होना भी इस तरह की घटनाओं का एक कारण बन जाता है। गांवों में लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं, लेकिन शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग यह नहीं जानते कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद कातिल उसी दिन पकड़ लिया जाता जिस दिन हत्या हुई थी। आसपास के घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे।
अगर सीसीटीवी कैमरे होते तो शायद कातिल जल्द पकड़ा जाता। हालांकि पुलिस से यही उम्मीद की जा रही है कि वे ईमानदारी से काम करें। कहा जाता है कि अगर पुलिस चाहे तो जमीन की 7 तहों के नीचे भी छिपे हुए अपराधी को ढूंढकर निकाल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही कातिल को पकड़कर उसे सलाखों के पीछे भेज देगी।